हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका डिफैक्टो स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बजट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 66 जो बीपीएससी है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं। उसको देखते हुए ये जो बिहार बजट है ये मैंने इस पे फुल एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार बजट के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ी बजट के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग फॉर्मल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाता है। ये बजट कहलाता है। बजट जो है, अगर गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसमें मेनली एक मान लीजिए एक कोई इकोनॉमी है, इसमें कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे एक्सपेंडिचर के थ्रू जा रहे हैं, ये मेनली गवर्नमेंट एक हर साल स्टेटमेंट रिलीज करती है। इसी को बजट बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है एक बजट रिसिप्ट होता है, यानी पैसे कहाँ से आएंगे इसकी डिटेल एनालिसिस की जाती है और उसको कहाँ एक्सपेंडिचर करना है अलग अलग सेक्टर्स में, उसकी डिटेल एनालिसिस ही क्या कहलाती है, बजट। अगर उसके अंतर्गत देखें तो ये जो बजट रिसिप्ट है उसमें मेनली दो अकाउंट होता है। एक गवर्नमेंट का अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट होती है और एक होती है कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम लोग रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो रेवेन्यू अकाउंट होता है आपका शॉर्ट टर्म अकाउंट, यानी कि विद इन 1 ईयर कितने पैसे आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होता है। बट वहीं अगर कोई भी एक ऐसा पैसा जो आ तो रहा है अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में, बट इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, यानी 1 साल के स्पैन ऑफ टाइम से थोड़ा लंबा है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो लोन, तो हम लोन या किसी को दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट आता है। तो हम लोन जो है नॉर्मली 10 साल 20 साल के लिए किसी को दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगी एज अ कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में। तो रिसिप्ट में भी दो अलग है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी यानी शॉर्ट टर्म, या एक लॉन्ग टर्म रिसिप्ट आएगी जिसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। दूसरी ओर देखें तो ये अब एक्सपेंडिचर में भी सेम दो टाइप, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा, विद इन 1 ईयर कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। एंड ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपके लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट जो है किस किस फील्ड में एक्सपेंडिचर कर रही है, ये इस पे डिपेंड होता है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट गवर्नमेंट बजट। इसको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करें तो देखिए रेवेन्यू जो अकाउंट हो गया आपका, इसमें तो एक रिसिप्ट यहाँ यानी कहाँ से पैसे आएंगे, और इसके थ्रू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा इस पे थोड़ी एनालिसिस करते हैं। देखिए रिसिप्ट कहाँ से आएगी, तो एक तो गवर्नमेंट टैक्स लेगा। टैक्स या तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट इनकम पे लगाती है, एंड सेकंड क्या हो सकता है, कॉरपोरेशन टैक्स। दीज 2 आर्स डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जीएसटी। हमारा जो जीएसटी है दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो ये हो गया टैक्स। नॉन टैक्स में क्या हो सकता कि गवर्नमेंट अपनी कोई ऐसी सामान जो है वो बेचे, यहां से पैसे आएंगे, तो ये क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पैसे आ जाएंगे, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। या गवर्नमेंट कहीं से इंटरेस्ट लेती है कोई कंट्री से, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आएगी। या मान लीजिए अमेरिका जो है, यूएसए इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट देती है। देखिए यहाँ एक डिफरेंस समझने की है कि लोन एंड ग्रांट में जो है डिफरेंस है। लोन जो है ये कोई भी गवर्नमेंट अगर इंडिया को लोन दे रही है तो इस पे ये इंटरेस्ट लेगी, बट ग्रांट जो है एज अ गिफ्ट, इस पे कोई जो दूसरे देश ग्रांट देते हैं उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये डिफरेंस है कि लोन में आपको इंटरेस्ट पे करने होंगे, बट ग्रांट में एज अ गिफ्ट वो कंट्री आपको देती है। तो ये हमने डिस्कस किया रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो हमने जो इंटरेस्ट पेड किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। सब्सिडी मान लीजिए गवर्नमेंट किसी को दे रही है, बहुत सारे स्कीम्स पे सब्सिडीज भी देती है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। डिफेंस पे जो हमारा खर्चा होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। सैलरीज, पेंशन या कोई
अगर इंडिया किसी कंट्री को ग्रांट देती है तो ये सब किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, अब कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो पैसे दिए जाते हैं ये आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं, उसमें भी रिसिप्ट होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या होगा, अगर हमने किसी को डेट दिया कंट्री ने, उसका इंटरेस्ट आ रहा, तो ये लॉन्ग टर्म होगा। हमने लोन ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए देते हैं, किसी कंट्री को लोन दिया तो नियरली 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए लोन्स होते हैं, तो उसका इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे आएगा। तो ये लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम हो गया, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। किससे, लोन रिकवर्ड या डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कंट्री ने जो है अपनी कोई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेल किया, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं एक्चुअली। ये किस में आएगी, तो ये आएगी कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, हमने किसी को लोन दिया, ये लॉन्ग टर्म लोन होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या हमने कोई ऐसे पब्लिक वेलफेयर्स काम किए, जैसे सड़क बनाना, कोई स्कीम लॉन्च करना, तो ये जनरली क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो ये हमने डिटेल एनालिसिस किया है अबाउट बजट। ये हमने डिस्कस किया कि आगे जो बिहार के बजट डिस्कस करेंगे उसमें ये सब टर्म आएंगे, तो ये आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले। आगे चलते हैं, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि बजट में मेंशन होने वाले हैं, तो ये अभी थोड़ी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट होती है, मान लीजिए कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 120 रुपए पर ईयर उसने खर्चा किया एक्सपेंडिचर, बट क्या हुआ कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी जो पैसे आने थे वो 100 रुपये ही है। तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट को जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, वो 20 रुपये गवर्नमेंट की क्या हो गई, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब ये 20 रुपये जो हो गई वो क्या हो गई, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट को ही आगे जो 20 रुपये है ये फिस्कल डेफिसिट में मेंशन हो जाता है। अब गवर्नमेंट को तो खर्च करने हैं 120 रुपये, खर्च तो कर दिया, अब ये 20 रुपये आएंगे कहाँ से, तो ये 20 रुपये गवर्नमेंट जो है ये बोरोइंग करेगी, यानी कहीं से इन लोन लेगी दूसरे कंट्री से। ओके, तो ये जो इसने लोन लिया 20 रुपये का, ये आपका क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। तो होप आप लोग को ये डिफरेंस समझा होगा कि ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपये जो गिर रहे हैं, खर्चे तो करने हैं, 120 रुपये कर दिया है, बट ये 20 रुपये फिर कहाँ से आएंगे, तो ये 20 रुपये के लिए हमको बोरोइंग लेना होगा, दूसरे कंट्री से एड लेना होगा, यानी उधार लेना होगा। अब यही जो उधार है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट बोरोइंग को निकाल देना है, तो यही होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। यानी फिस्कल डेफिसिट जो है इनडायरेक्टली क्या हो गया, बोरोइंग। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, जो फिस्कल डेफिसिट हो गया वो 20 रुपये हो गए। डायरेक्टली जितने बोरोइंग होता है वही आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। ओके, चलिए एक और टर्म है, उसके बाद हम लोग बजट पे चलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने लास्ट एग्जांपल में क्या लिया कि 120 रुपये खर्च हो गए, बट 120 रुपये आ रहे हैं, सॉरी 100 रुपये आ रहे हैं, तो 20 रुपये का हमको फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब ये हमने कहाँ से लिया, तो कहीं से लोन लिया होगा, करेक्ट। अब ये लोन पे हमको देना होगा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट देने के लिए हमको हर साल इस 20 रुपये का कुछ इंटरेस्ट देना होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि इस जो फिस्कल डेफिसिट हो गया 20 रुपये, उसमें से मान लीजिए हमने 5 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो कितने बचे, 15 रुपये। ये जो 15 रुपीज बचा, ये आपका हो गया प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो अगर हम एनालिसिस करें शॉर्ट में, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट, ये अगर बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इकोनॉमी थोड़ी खस्ता हालत में। बट वहीं अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा चुका रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में अगर डेफिसिट बढ़ रहा तो कंसर्न है,
थोड़ी चिंता की बात है, बट इसमें अगर बढ़ रहा तो ये चिंता की बात नहीं है, यानी कि हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस होती है। तो होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बिहार बजट के बारे में। यस, एक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसका जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर रिवाइज एग्जाम के पहले तक बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग डिफैक्टो स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप लोग इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी हम लोग बिहार इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं मार्क कर दूंगा, डेफिनेटली आप लोग को उसको याद रखना है। अगर जीएसडीपी की बात करें तो ये बीपीएससी तो लगभग हर साल पूछती है। तो हाल ही में जो डेटा आया है 2018-19 का, उसके अनुसार 10.5% के ग्रोथ से बिहार की जो है जीएसडीपी बढ़ी है। तो ये डेटा आप लोग को तो मगअप ही कर जाओ, आप लोग रट लो 10.5%। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो देखिए, सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन जो है, एग्रीकल्चर ने 20% का कंट्रीब्यूशन किया है बिहार जीएसडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में 19% एंड जो सर्विस सेक्टर है उससे 61% का कंट्रीब्यूशन आया है बिहार जीएसडीपी में। ओके, और अगर देखें लास्ट साल के कंपैरिजन में तो इसमें ग्रोथ देखने को मिला है 0.6% इन एग्रीकल्चर, 6.3% इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 13.3% इन सर्विस सेक्टर। ओके, पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें हम लोग, मतलब पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस की बात करें तो ये आपके 33,629 रुपए बनते हैं। यानी पर कैपिटा क्या है कि एक साल में कोई भी एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, ये पर कैपिटा होता है। इसके अनुसार जो है बिहार की प्रत्येक व्यक्ति आय कितनी है, तो 33,629, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में देखें तो 9% हाइयर है। बट अगर ओवरऑल बात करें हम लोग इंडिया के पर्सपेक्ट में तो ये सबसे लोएस्ट है एमंग ऑल द स्टेट में, सबसे कम बिहार की पर कैपिटा जीएसडीपी है। ओके, तो ये थोड़ी कंसर्निंग तो है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसके अनुसार जो है बिहार में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 7.2% के आसपास है, जो कि जो एक इंडिया लेवल डिसाइड किया गया है कि इतनी मेंटेन होनी चाहिए, वो 6.1% है। उससे तो काफ़ी ज़्यादा है बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो ये हमने रफली डिस्कस किया अबाउट बिहार इकोनॉमी। यस, एक जो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है आप लोग जरूर याद रखें, जीडीपी ऑफ बिहार लास्ट ईयर ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया था उसने, तो ये आप लोग याद रख लें 6.86 लाख करोड़, यानी कि 96 बिलियन डॉलर के आसपास, 6.86 लाख करोड़ रुपीस, ये जो है बिहार की टोटल जीडीपी है। देखिए ये ग्राफ को हम लोग स्टडी करें तो जहां 2016-17 में ये देखिए एग्रीकल्चर 10% था, ये कहीं ना कहीं ड्रास्टिक थोड़ा कम देखने को मिल रहा। ये कितना हो गया, 0.6% का ग्रोथ देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हाँ, पिछले साल से थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है बाई 6.3%। सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिला इन सर्विस सेक्टर 13.3%। तो ये ओवरऑल जो है जीएसडीपी तो आप रट्टी लो, तो जीएसडीपी कितना है 10.5%। डायरेक्ट बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती। ओके, तो ये हमने ओवरव्यू लिया अबाउट बिहार इकोनॉमी के बारे में। अब बिहार बजट में क्या एस्टिमेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल थोड़े हम लोग एनालिसिस करते हैं कैसा क्या है। तो हाल ही में सुशील मोदी जो हमारे बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 11th बजट पेश किया इन असेंबली। उसके अनुसार इस साल की जो एक्सपेंडिचर टारगेट की गई है वो है 2,11,761 करोड़, 2,11,761
761 करोड़। इसको तो मगअप कर लो, रट लो, डायरेक्ट डेटा जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेती है। जो कि एक बात यह है, लास्ट ईयर से 2.8% बट कम है। इस साल की जो बजट पेश की गई है वो पिछले साल से 2.8% कम है। देखिए, ये हम लोग टेबल जो है उसको स्टडी करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना है? 2,11,761 करोड़। और ये टेबल क्या है कि पिछले साल से इस साल कितने बढ़े हैं या घटे हैं, इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस टेबल में। ओके, तो बी मतलब आप लोग समझ लेंगे बजट एस्टिमेटेड। देखिए यहां मैंने लिख रखा है। ओके, बी बजट एस्टिमेटेड मतलब इतना बजट एस्टिमेट किया गया है। एंड आर ई मीन्स रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब प्रीवियस ईयर्स कितना था। ये दोनों को हम लोग इस कंपैरिजन कर देंगे। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना है? 2,11,761 करोड़। उसमें रिसिप्ट यानी कि आना कितना है? बोरोइंग को हटा के हमने लास्ट में डिस्कस किया है सब, बोरोइंग क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है। देखिए, रिसिप्ट आना है 1,84,352 करोड़, जो कि पिछली बार से 21.5 करोड़ ज्यादा आने वाला है। और बोरोइंग, हाँ, अब इसमें क्या है, टोटल तो हमको खर्च इतना करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि टैक्स एंड नॉन टैक्स से हमको इतना ही आ रहा, तो इसलिए हमको इतना बोरोइंग लेना होगा। कितना? 27,609 करोड़। तो ये हमारा बोरोइंग हो गया। उस हिसाब से देखें तो ये रेवेन्यू सरप्लस कैलकुलेट किया गया है कि इतना एस्टिमेटेड हो सकता है। कितना? तो 19,173 करोड़। ये सब डेटा जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट बीपीएससी पूछ सकती है कि रेवेन्यू सरप्लस कितना एस्टिमेट किया गया है 2020-21 के बजट में। ओके, तो ये 19,723, जो कि टोटल बजट का कितना है? 2.8% है। तो ये डेटा क्या है? टोटल बजट का कितना परसेंट, और ये क्या है कि पिछले बजट से कितना कम या ज्यादा। तो पिछले बजट से नियरली जो है 203.6% कम है, ये माइनस में यानी कि डिक्रीज हुआ है। फिजिकल डेफिजिट का कितना एस्टिमेशन है? तो 20,374 करोड़ के, जो कि बजट के 2.97%। वैसे ही प्राइमरी डेफिजिट, इसलिए मैंने ये सब पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा मिल जाए कि एक्चुअली है क्या। प्राइमरी डेफिजिट कितना है? तो 7,449 करोड़ के आसपास, जो कि बजट का 1.09% होगा। ये कमी देखने को मिल रही है पिछले साल से 84.2%। ओके, तो ये जो है रफली बजट एस्टिमेशन है कि ये 2020-21 में कितने गवर्नमेंट का प्लानिंग है अलग अलग सेक्टर्स पे खर्च करने का। ओके, देखिए, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो कहाँ से कितने पैसे आने वाले हैं, कहाँ किस में खर्च करेगा, ये हम लोग डिस्कस। खर्च तो इतना ही होना है, 2,11,761 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी लॉन्ग टर्म, जैसे हमने डिस्कस किया, वो कितने आने वाले हैं आपके? 47,000 ओके करोड़। कैपिटल आउटले यानी लॉन्ग टर्म, ये कितने आने वाले हैं? 38,745 करोड़। और ये सब आप लोग डेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने इसको डिस्कस कर दिया, आप लोग एक बार गो थ्रू हो लेना। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि टैक्स एंड नॉन टैक्सेस, यानी एक साल के स्पैन ऑफ टाइम में कितने आ रहे हैं इनकम, तो 1,64,751 करोड़। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सपेंडिचर डेट पे कितना, यानी जो लोन लिया है बिहार गवर्नमेंट ने उस पर कितना देने वाली है उसका इंटरेस्ट, तो 7,035 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा? तो 12,925 करोड़। तो ये डेट लिया है यानी किसी से उधार कर्ज लिया है, ये डायरेक्ट देना है। बट ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लोन ले सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, या बहुत सारे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ से भी लोन लेती है। तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए 12,925 करोड़ देने। तो ये गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर डेट इंटरेस्ट को लेकर के कितने देने? 19,960 करोड़। तो होप आप लोग को ये डेटा जो है ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। टोटल 2,11,000 खर्च करने हैं, जिसमें रेवेन्यू इतना आएगा, कैपिटल आउटले पे इतना खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना, डेट चुकाना है, और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ये टोटल मिला करके आपको इतने गवर्नमेंट का प्लान है। ये आप टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2,11,761 करोड़। तो ये खर्च करने का
प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास आने वाले 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। एक आप लोग याद रख ले, इस बजट में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, लोकल बॉडीज, अब लोकल बॉडीज क्या होती है, यानी कि ग्राम पंचायत हो गया आपका, ब्लॉक्स हो गए, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये मतलब 3 टियर होता ना, उसमें मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, बट 3 टियर जो लोकल बॉडी है हमारी, लोकल गवर्नमेंट, उसको 15,211 करोड़ इसमें प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रोविजन बजट में देने का, ठीक है, जिससे कि लोकल बॉडी जो है अपने हिसाब से लोकल बॉडीज के वेलफेयर के लिए अपने स्टेप्स ले सके कुछ, इसलिए 15,211 करोड़ देने का प्रोविजन किया गया। ओके, अब हम लोग थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की, अलग अलग सेक्टर्स में कितने एक्सपेंडिचर के का एस्टिमेशन किया गया। ओके, तो सबसे ज़्यादा याद रखे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे अलॉट किया गया है, टू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा 39,351 करोड़ रुपए बजट में प्रोविज़न किया गया, जो कि पिछले साल से 2% ज़्यादा है, ठीक है, ये बात याद रखने की है। तो ये बीपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि इस साल के बजट में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर को बजट एलोकेट किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, जिसमें 39,351 करोड़ रुपए देने का प्रावधान, ओके, खर्च करने, जिसमें जो है 14,000, अगर मेन चीज़ों की बात करें तो 14,014 करोड़ जो है ये सर्व शिक्षा अभियान पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, एंड जो 2,554 करोड़ है ये एलोकेट किया जाएगा मिड डे मील स्कीम के बारे में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इसका डेटा ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड मेन सेक्टर है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास, उस पे सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि 26,058 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान जो है गवर्नमेंट ने बनाई है 2020-21 के लिए, और ये पिछली बार से बट 6% कम है। इसके अंतर्गत जो है नियरली 8,000 करोड़ ये प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल पे खर्च किया जाएगा। उसके बाद 5419 करोड़ आपको खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे। उसके बाद 3100 करोड़ जो रुपए है ये खर्च किए जाएंगे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना पे। ओके, और जो 2785 करोड़ रुपए हैं ये खर्च किए जाएंगे आपके मनरेगा, ठीक है, जो महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना चलती है उस पे 2785 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एलोकेट किसके लिए किया गया, फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए। थर्ड जो सेक्टर है ये है वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है 24,008 करोड़ रुपए खर्च करने का, जो कि पिछले साल से 8% ज़्यादा है। इसके अंतर्गत जो है मेन कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन पे 620 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। अमृत मिशन पे 610 करोड़, और जो सबके लिए आवास अर्बन जो स्कीम है उसके अंतर्गत 425 करोड़ रुपए प्रोविजन में किए गए हैं खर्च करने को इन 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के बारे। ओके, जो नेक्स्ट सेक्टर है सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन। ओके, इस पे जो है बिहार गवर्नमेंट 13,506 करोड़ रुपए खर्च करने का उसने प्लान बनाया है। इसके अंतर्गत जो 4412 करोड़ है वो नेचुरल क्लाइमेटिज के रिलीफ अकाउंट के लिए खर्च होंगे। 2894 करोड़ जो है ये आपको एलोकेट किया गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम चलाती है उसके अंतर्गत, और 1994 करोड़ खर्च किए जाएंगे इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत। तो ये 13,506 करोड़ में से ये जो कुछ मेन है इस पे खर्च किए जाएंगे, इतने एलोकेट किए गए। ओके, जो नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, इसमें अगर देखें तो 10,602 करोड़ रुपए जो है बिहार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया खर्च करने को, जो कि पिछले साल के बजट से 3% ज़्यादा इस साल बिहार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है। उसके अंतर्गत जो है 2352 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेशनल हेल्थ मिशन जो स्कीम चलता है उसमें,
13,021 करोड़ जो खर्च किए जाएंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे, एंड 528 करोड़ एलोकेट किए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस कुछ बनाना, और कुछ जो पुराने हैं उसको रिनोवेट करके मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना। ये इस 528 करोड़ में ये प्रोविजंस किए गए। नेक्स्ट सेक्टर पुलिस। पुलिस को मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के लिए 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टोटल जो है पुलिस पे 10,021 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है, एस्टिमेटेड बजट है बिहार गवर्नमेंट की, जो पिछले साल से 6%, ये बहुत लार्ज अमाउंट है, 6% वैसे इंक्रीज किया है। ओके, 65 करोड़ इसके अंतर्गत जो है एजुकेशन ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों पे खर्च करने का बजट एस्टिमेटेड है बाय बिहार सरकार। ओके, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट पे भी 8,107 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, जो पिछली बार से थोड़ी कम है, मतलब 19% लेस बजट एलोकेट किया गया। उसके अंतर्गत जो है 5,069 करोड़ रुपए रोड ब्रिज को, नए रोड ब्रिज या पुराने जो है उसको रिनोवेट करने के लिए ये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बस ये सेक्टर और कुछ कुछ उसके डेटा जो है आप लोग याद कर सकते हैं। या देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर कि फर्स्ट एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या था सोशल वेलफेयर, वैसे अकॉर्डिंगली आप याद करेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 7,056 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि पिछले साल से 2% कम है बजट। इसमें अलग अलग योजना के लिए अलग अलग बजट एलोकेट किए गए हैं। अब 652 करोड़ रुपए फसल सहायता योजना के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे, 278 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, और 250 करोड़ रुपए जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोमोट करना, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, उस पर खर्च किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पे जो है 5457 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टिमेट किया गया है, जो पिछले साल से काफ़ी कम है, 48% कम है। इसके अंतर्गत जो है 3500 रुपये एलोकेट किए गए हैं पावर सब्सिडी देने के लिए, और बाकी जो है 1165 करोड़ एलोकेट किए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक बिजली बाय डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने के लिए वायर, ये आपके बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन पोल्स दिख रहे हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 1165 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो इरिगेशन एंड एलाइड कंट्रोल, इसके अंतर्गत जो है 5253 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, एस्टिमेट किया गया है, जो पिछली बार से 6% ज़्यादा है। इसके अंतर्गत 1353 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, एंड 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम्स। जैसा आपको पता ही होगा जो नॉर्थ बिहार है, ये फ्लड प्रोन एरिया, या हर साल बाढ़ तो आती है, उसको उसके मद्देनज़र ये जो है 440 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए। ओके, तो ये हमने अलग अलग सेक्टर्स डिस्कस किए। अब ये डिस्कस करते हैं, थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि अच्छा बिहार की इकोनॉमी में पैसे कहाँ से आने वाले। अब बिहार ने तो ये कर लिया एस्टिमेट कि 2,11,761 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग। अब ये पैसे तो ये एक्सपेंडिचर हो रहा, बट रिसिप्ट पैसे आएंगे कहाँ से, तो इसमें हम लोग देखते हैं स्टेट ऑन टैक्स, मतलब स्टेट खुद जो टैक्स लेती है उसके थ्रू आएंगे 34,750 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद जो नॉन टैक्स है, यानी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि नॉन टैक्स क्या होता है। ओके, तो नॉन टैक्स से कितने आएंगे 52,039 करोड़। ओके, उसके बाद जो सेंट्रल टैक्स जो है जीएसटी, ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है अलग अलग स्टेट से, वहां से आएंगे 91,181 करोड़, जो कि पिछले से काफ़ी ज़्यादा है, 43.8% ज़्यादा है। और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर ग्रांट देती है एज अ हेल्प, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेंगे 52,754 करोड़ रुपए। ये आप टोटल मिला दे तो ये आपके आ जाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आने वाले,
हमने डिस्कस किया है। तो ये टोटल हो जाएंगे 1,83,924 करोड़, जो पिछली बार से 21% ज़्यादा आ रहा है। ओके, बोरोइंग हम उधार लेंगे, ठीक है, इसका भी एस्टिमेशन है। और इन बाकी को छोड़कर जो अदर्स कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट्स होंगे, ये मिलाकर के आपको हो जाएंगे 28,038 करोड़ रुपए। ओके, और ये दोनों को कंबाइन करें हम लोग, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये आपका दोनों कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को ऐड कर दिए तो हमको मिलेगा 2,11,961 करोड़। ओके, तो हम जो बिहार गवर्नमेंट को कितनी रिसिप्ट मिल रही है, 2,11,961 करोड़ रुपए। और इस बजट में एस्टिमेट किया गया है कि खर्च कितनी करेगी गवर्नमेंट, तो 2,11,761 करोड़। ओके, तो ये आप याद करें, रेवेन्यू टोटल रिसिप्ट कितने वाली है, कितने आने वाली है, तो इतना, एंड खर्च कितने करने वाली है बिहार गवर्नमेंट, तो ये 2,11,761। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब इस बजट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। ओके, यानी स्कीम कि इस बजट में कुछ ऐसे स्कीम्स जो आने वाले 2020-21 में रन करेंगे, तो कुछ इस 2-3 इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी पूछ सकती है एज अ करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। ओके, तो देखिए इस बजट में पहली बार अनाउंस किया गया है अबाउट ग्रीन बजट। ये ग्रीन बजट बिहार गवर्नमेंट ने इसलिए प्रेजेंट किया है कि ये इंडिकेट कर पाए जो कि बिहार जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन कर रहा जो कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज को प्रोमोट करता है। इसलिए इस बजट का इस बार उसने नाम दिया है ग्रीन बजट। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करे, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोके, इसलिए इस बजट को ग्रीन बजट बिहार सरकार के द्वारा कहा गया। इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम आप लोग याद रख लें, जल जीवन हरियाली। ये स्कीम लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें 3,051 करोड़ रुपए स्पेंड करने का प्रावधान है कि आने वाले 2020-21 में बिहार गवर्नमेंट अंडर जल जीवन हरियाली की योजना के अंतर्गत इसमें खर्च करेगी। अब इसमें क्या रहेगा, मेन जो जितने वाटर बॉडीज हैं उसको कैसे रिजुवनेट करना, माने पुनर्निर्माण करना, उसको कैसे प्रोग्रेस करना। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मेन फोकस रहेगा। सोलर एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सके। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन के प्रमोशन के लिए एंड ट्री प्लांटेशन। ये सब जो हमने 5 की पॉइंट किया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे आपके जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत। ये सारे 5 पॉइंट पे मेन फोकस किया गया है। तो आप लोग 5 पॉइंट को ध्यान में रखें, पीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, तो ये ग्रीन बजट एंड अबाउट जल जीवन हरियाली योजना के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ये मेन 5 पॉइंट्स आएंगे इसमें। जो नेक्स्ट पॉलिसी की बात करें, स्कीम इस बजट में आया, ये है कि वेरियस हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है। इसके अंतर्गत जो है 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनको मॉडल ऑफ हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। उसमें पहले हॉस्पिटल की बात करें तो जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है पटना में, उसको अपग्रेड किया जाएगा। और उसके अंतर्गत जो पहले 1,032 बेड है उसको बढ़ा करके 2,732 बेड बनाया जाएगा। ओके, तो ये अपग्रेड किया जाएगा IGIMS पटना को। उसके बाद जो PMCH है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसको भी अपग्रेड एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि 2025 तक का टारगेट रखा गया है, उसके लिए 55,040 करोड़ रुपए भी देने का प्रोविजन दिया गया है PMCH को मॉडर्नाइज करने के लिए। ओके, तो ये है वेरियस हॉस्पिटल्स के बारे में। ये एज ए करेंट अफेयर्स पूछ सकता है बीपीएससी, तो आप इसको ध्यान में रखें। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है कि ये कृषि यात्रा बैंक को एस्टैब्लिश करेगी। ओके, क्या है ये कृषि यात्रा बैंक? ये एस्टैब्लिश होगा पंचायत लेवल पे, यानी कि कोई भी ऐसे पर्सन, ये सीनियर सिटीजन हो गए या कुछ डिसेबल्ड हो गए, जो कैपेबल नहीं है बाहर जा कर के बैंकिंग
सेवा लेने के लिए, तो ये पंचायत लेवल पे एक कृषि यात्रा बैंक एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके। उसके बाद जो है 21,000 एकड़ जो लैंड है उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके जो थर्ड फेज के अंतर्गत 6,162 किलोमीटर रोड को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि यात्रा बैंक निर्माण किया जाएगा और 21,000 एकड़ लैंड को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत 6162 किलोमीटर रोड बनाने का भी और उसको अपग्रेड करने के प्रोविजंस है। तो ये जो हमने 3 पॉलिसीज डिस्कस किए ये आप लोग याद रखें, बीपीएससी जरूर इस पे क्वेश्चन पूछ लगती। और जो हमने बजट डिस्कस किया ये आप लोग तो याद ही रख। ओके। तो ये हमने पूरा फुल बजट एनालाइज किया, ये आपको मेंस में भी हेल्प देगी अगर प्री आपका निकलता है तो इसको आप लोग इसका जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए, यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का। टेलीग्राम होगा डिफैक्टो स्टडी के नाम से, वहाँ से आप लोग डाउन कर ले, फिर डाउनलोड करके आप इसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बीपीएससी बहुत सारे ऐसे डेटा जो है डायरेक्ट उठा के पूछ देती है एग्जाम में। ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग बेटर परफॉर्म करें, इसलिए ये डेटा को हमेशा देखते रहे एंड मेमोराइज करते रहे। ओके। तो इस बजट में हम लोग इतना ही, and thank you very much for discussion.